नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज फिर से हैं हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आज है हमारा टॉपिक नाटक और एकांकी। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, एक थोड़ा सा आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरी देखें और देख के उसको लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे नए बंधु है वो सब्सक्राइब करें। आज हम लाइक का एक टारगेट रख लेते हैं, कम से कम 200 लाइक इस वीडियो में ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि आप मान के चलिए आपके पेपर में 2 से 4 प्रश्न अवश्य इसमें से मिलेंगे आपको। तो नाटक और एकांकी की बात करने से पहले मैं आपको नाटक के बारे में बता देती हूँ। नाटक की शुरुआत यदि हम देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में हुई थी। गद्य विद्याएं जितनी भी हैं हमारी सारी भारतेंदु के समय में शुरू हुई थी। और एकांकी की यदि बात करें तो एकांकी प्रसाद के समय से शुरुआत मानी जाती है। भारतेंदु जी ने लगभग 8 के करीब संस्कृत और इंग्लिश नाटकों का रूपांतरण अनुवाद किया हिंदी में, और 10 उनके मौलिक नाटक है। तो चलिए आइए चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से हुआ? हरिश्चंद्र जी की रचनाओं से माना जाता है। सन 1950 तक की कालावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? हिंदी के अगर नाटक की बात करें तो 3 भागों में बांटा गया है, भारतेंदु युग, प्रसादोत्तर युग, यानी कि प्रसाद के बाद का युग। तो 1900 से 1950 तक का समय जो है वो प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है हमारा, रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा में किया गया था? रत्नावली मतलब पहले किस भाषा में लिखी गई थी जिसका अनुवाद हिंदी में हुआ था? तो ये संस्कृत में लिखा गया था। ये नाटक बहुत ही खेला गया है। रत्नावली नाटक काफ़ी लोकप्रिय था उस समय। इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है? मूल नाटक मतलब जिसका उन्होंने अनुवाद किया, किसी और भाषा से अपना लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर अगर अनुवाद की बात आती है तो पाखंड विडंबन नाटक है इनका। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला हमारा, जो न बहुत बार आता है ये पेपरों में। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? तो यहाँ दुर्लभ बंधु के नाम से, डी इसका उत्तर आएगा 5वें का। उसके बाद छठा है, श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है, यानी कि किसने लिखी है चंद्रावली? तो इसमें नाम आता है हमारा भारतेंदु जी का। भारतेंदु ने लिखी। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? 4 नाटक दिए गए हैं, 3 भारतेंदु जी के और 1 भारतेंदु का नहीं है। तो ये कारवां भारतेंदु का नहीं है, ये प्रसाद का है। उसमें विश्वोधम नाटक के रचयिता का नाम बताइए। 8वां प्रश्न हमारा, भारतेंदु जी ने लिखा है। संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया था? संस्कृत में था प्रबोध चंद्रोदय, और हिंदी में किस नाम से किया गया? तो इसका 9वें का हमारा उत्तर आता है पाखंड विडंबन। पहले आया था ना, मूल नाटक नहीं है, उसमें आया हुआ था। तो ये अनुवादित नाटक है, अनुवाद किया है इन्होंने। चोर 85 का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला हमारा, चोर 85 का वाला भी। चोर 85 का नाटक का भारतेंदु जी ने किस नाम से अनुवाद किया है, यानी कि चोर 85 का को उन्होंने क्या नाम दिया? विद्या सुंदर नाम दिया उन्होंने। ए आएगा 10वें का। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर, वो भी लेखक थे गोपाल चंद्र गिरधर भी, और वो नाटकों में अभिनय भी करते थे। गोपाल चंद्र गिरधर के ने किस नाटक की रचना की थी, यानी कि उनका बहुत ही पॉपुलर नाटक है नहुष नाटक की रचना की थी उन्होंने। किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा था, यानी कि नाटक के गुणों के बारे में बताया था उन्होंने नाटक नामक ग्रंथ में लिखकर। तो यदि हम थोड़ा सा भी इसकी तरफ ध्यान देते हैं तो हमें पता लग जाएगा ये ऐसे भारतेंदु जी ने किया था। जानकी मंगल 1867 ईस्वी नामक नाट्य कृति के रचयिता कौन थे, यानी कि 1867 ईस्वी में जानकी मंगल नाटक लिखा गया था। और जानकी मंगल नाटक के बारे में एक बार मैंने पहले भी अपनी वीडियो में जिक्र करा था कि ये बहुत खेला जाता था जानकी मंगल, और उसमें उस समय के जो भारतेंदु कालीन जो बहुत अच्छे जो भारतेंदु के दोस्त थे, जो साहित्यकार थे, वो अभिनय करते थे। और जानकी का अभिनय भी उस समय जो है वो पुरुष ही करते थे। प्रताप नारायण मिश्र का जिक्र भी आया था वहाँ पे। तो 13वां प्रश्न है हमारा, जानकी मंगल नाट्य कृति के रचयिता पूछा गया है इसमें, तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है ये। भारतेंदु जी ने किस प्रश्न में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया? आप नाम पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसिर भाजी, टकेसिर खाजा, यानी कि जो है ना अंधेर नगरी में उन्होंने शासन व्यवस्था का जिक्र किया है। तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता का, यानी कि ये दोनों नाटक किसने लिखे हैं? ये लाला श्रीनिवास दास के है दोनों ही नाटक। संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? इसके भी लाला श्रीनिवास दास जी है। रेल का विकट खेल बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है, ये भी बहुत बार आता है पेपर में, रेल का विकट खेल।
रेल का विकट खेल के रचयिता का यानी कि रचना के नाम बताइए, इसके किसने लिखा है? तो आपने पहले भी मैंने शायद इसका 1-2 बार जिक्र किया था, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। राधा चरण गोस्वामी का कौन सा नाटक परिस्त्रीगमन की बुराइयों को उजागर करता है? परिस्त्रीगमन, तन मन धन गोसाई के अर्पण, ये तो जो ना साधु सन्यासी है उनका मजाक करता है। और बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे, ये परिस्त्रीगमन पर है। उसके बाद अमर सिंह राठौड़ नामक प्रसिद्ध, ये नाटक बहुत खेला जाता था जब रामलीला होती थी आम गाँव में भी। रामलीला के बाद लोग इसको नाटक आम तौर पे खेलते थे। पहले जो है रंगमंच ही होता था मनोरंजन का साधन, तो रंगमंच की तरफ लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान रहता था और ये खेलते थे। तो रचयिता कौन थे इसके? 19वें का हमारा ये आएगा, राधा चरण गोस्वामी इसके रचयिता है। इनमें से कौन सा नाटक राधा कृष्ण दास का नहीं है? ये हमारा प्रश्न थोड़ा सा गलत है, इसमें नहीं को काट देते हैं हम और फिर कहेंगे कौन सा नाटक राधा कृष्ण दास का है। तो ये सारे नाटक महारानी पद्मावती, दुखिन बाला, महाराणा प्रताप, ये सारे उनके हैं, तो डी उत्तर आएगा इसका 20वें का। जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार है, यानी कि किस तरह के नाटक लिखे जीपी श्रीवास्तव ने? उन्होंने प्रसन्न लिखे, यानी कि जो प्रसन्न क्या होता है, मजाक में जो है वो व्यंग्यात्मक रूप में किसी पर कोई एक टिप्पणी देना। 23वां जो है हमारा, इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? यानी कि 3 तो बालकृष्ण भट्ट के हैं और 1 बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। 23वें का उत्तर सी आएगा हमारा, आतप्ता संवरण नहीं है। भारतेंदु काल के प्रश्नों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या है? भारतेंदु काल के व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का बी आएगा इसका। उसके बाद भारतेंदु समय के जितने भी नाटक है वो ज़्यादातर इसी बात को लेकर है। 4 विचारे और उज्बक नाटकों के रचयिता का नाम बताइए, यानी कि उज्बक और 4 विचारे किसने लिखा है? पांडेयचंद शर्मा उग्र। इस प्रकार के जो है शीर्षक पांडेयचंद उग्र शर्मा ने दिए हैं बहुत सारे। भारतेंदु युग के नाटकों के पाश्चात्य नाटक कला के किस तत्व का समावेश है? यानी कि भारतेंदु के नाटकों में कौन सी पाश्चात्य कला दिखाई देती है? 26वां प्रश्न हमारा, इनका चरित्र चित्रण भी है, कार्य व्यवहार, अंतर्द्वंद भी है, तो उपयुक्त से भी आएगा, क्योंकि अंतर्द्वंद के बिना तो नाटक जो है अपने चरम पर पहुंच ही नहीं पाता। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है? यानी कि रणधीर प्रेम मोहिनी में दुखांत नाटक है, इसका अंत बहुत ही दुखपूर्ण हुआ है। भारतेंदु जी ने अपने मौलिक नाटक और अनुदित नाटकों के द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया है, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया है। कथन किस आलोचक का है? यानी कि किस आलोचक ने कथन कहा है? तो यहाँ पर हमारा आलोचक का नाम आता है रामविलास शर्मा। उन्होंने कहा है ये, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक की भूमिका है? प्रसाद जी का नाटक है जिसकी भूमिका में ये बात कही। प्रसाद कहते हैं कि अपने मन की बात करते थे प्रसाद जी अपने नाटकों में, तो विशाख नाटक में उन्होंने शुरुआत में ये बात लिखी है। प्रसाद जी ने इनमें से किस वर्ग के नाटककार कहलाते हैं? प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटककार कहलाते हैं। इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? स्कंद, जात, शत्रु, जन्मेजय का, हर्षवर्धन। 3 प्रसाद के और 1 प्रसाद का नहीं है, तो हर्षवर्धन प्रसाद जी ने नहीं लिखा। विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? आपने में के सिलेबस में भी पढ़ा होगा, ये हमारे था ध्रुव स्वामिनी। तो उसमें किया कि किस प्रकार ध्रुव स्वामिनी का विवाह है समुद्रगुप्त के साथ होता है और वह चंद्रगुप्त को चाहती है। प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि यहाँ पर 3 तो सत्य है और 1 असत्य है। तो 33वें का, इनके नाटकों में गीत नहीं, यह असत्य है क्योंकि उनके हर एक नाटक में गीत है, इसी कारण उनका नाटक लंबा और अधिक पात्रों वाला भी हो गया है। रंगमंच की दृष्टि से प्रसाद के नाटक ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। इनमें से किस नाटककार के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोगा नहीं बनता? विषाद की एक छाया पाठकों के मन को में छूट जाती है, यानी कि अंतिम फल नायक को नहीं मिलता। हम हर चीज का सुखांत अंत चाहते हैं, उसमें सुखांत नहीं होता। तो ये 34वां प्रश्न जो है इसका हमारा उत्तर रहेगा बी। प्रसाद के नाटक इस प्रकार के हैं, अंतर्द्वंद, संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र्य जैसे तत्व किस नाटककार की नाट्य रचनाओं में छिपे हुए हैं? किस नाटककार ने इन सभी तत्वों का समावेश अपने नाटकों में किया है? तो ये प्रसाद के ही नाटक है। मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य समा, इस कथन प्रसाद के किस नाटक का है? ये भी बात फिर मैं वही कहूँगी कि हमने इस नाटक को भी पढ़ा था, स्कंदगुप्त के है ये आएगा हमारा 36वें का। उसके बाद 37वां, अधिकार दुख कितना मादकता किंतु सारहीन है। ये
यह कथन प्रसाद के किस पात्र का है? प्रसाद के नाटकों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चाणक्य और राजश्री किस पात्र ने यह कहा? तो यहाँ आएगा हमारा स्कंदगुप्त का है। अरुण यह मधुमेह, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति, बहुत बार आती है पेपर में, यह अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये वाली पंक्ति। तो इस पंक्ति किसने कही है? कई बार ये आ जाती है। और यहाँ तो ये पूछा गया है कि यह गीत के प्रसाद के किस नाटक का है? तो किसने कही आएगा तो फिर तो प्रसाद आ जाएगा हमारा, लेकिन यहाँ पूछा है किस नाटक का है। 38वें का हमारा बी चंद्रगुप्त का आएगा। चंद्रगुप्त में जो है वो नायिका एक इस गीत को गाती है। प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है? क्योंकि उनमें पात्रों की संख्या अधिक है, भाषा संस्कृत, बड़े दृश्यों के, ये सारे आ जाएंगे, डी है हमारा इसका। उसके बाद इसमें से कौन सा पात्र प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? चंद्रगुप्त नाटक का हमारा मुदगिल नहीं है, उनके बाकी सारे चंद्रगुप्त नाटक के हैं। इनमें से कौन सा पात्र ध्रुवस्वामी नाटक का नहीं है? यानी कि 3 तो ध्रुवस्वामी के है और 1 नहीं है ध्रुवस्वामी का, पृथ्वीसेन नहीं है, डी आएगा यहाँ पे। प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सुलभ है? यानी कि उनके जो और नाटक है उनको देखते हुए उसमें थोड़ा अभिनय किया जा सकता है, तो ध्रुव स्वामिनी है जो उनका अंतिम नाटक भी था। प्रसाद के एकांकी का नाम बताइए। प्रसाद का एकांकी एक घूंट है यहाँ पे, सी। कुछ हमारे जो आलोचक है वो ये भी मानते हैं कि एक घूंट से ही एकांकी का जो है वो पदार्पण हुआ था, यानी कि पहला एकांकी एक घूंट को कुछ हमारे विद्वान मानते हैं। प्रसाद जी द्वारा रचित गीति नाटक कौन सा है? गीति नाटक है उनका करुणालय, डी आएगा इसका, 44वें का डी। उसके बाद 45वां, इनमें से कौन सा प्रसाद का नाटक प्रसाद के युग का नाटककार नहीं है? तो विष्णु प्रभाकर प्रसाद के युग के नहीं, बाकी तो उन्हीं के है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 46वां, हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार थे? किस युग के नाटककार थे? भारतेंदु प्रसाद, प्रसादोत्तर। अब तीनों युग हुए हैं तो किसी एक के तो हो गए। 46वां का हमारा आएगा प्रसाद युग के है वो हरिकृष्ण प्रेमी। गरुड़ ध्वज एवं वत्सराज किस नाटककार की रचनाएं हैं? यानी कि दोनों रचनाएं किसने लिखी है? 47वें का लक्ष्मी नारायण मिश्र। अब आप इन चीज को ऐसे जोड़ जोड़ के याद कर सकते हो, ये ट्रिक है। जैसे लक्ष्मी नारायण यानी कि भगवान विष्णु से जोड़ लो, और गरुड़ भगवान का वाहन है तो गरुड़ ध्वज हो गया याद। वत्सराज, अब भगवान जो है ना, जो भी उनके पास जाते हैं उनको वत्स वत्स कह के बोलते हैं, तो वत्सराज। इस प्रकार ये दोनों चीजें जुड़ जाएगी और आपको याद रहेगी। ट्रिक यही हो सकती है। इसी प्रकार हम किसी न किसी तरह से जोड़ जोड़ के याद करें तो हमें याद रहेगी। इनमें से कौन सा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है? यानी कि 3 हरिकृष्ण प्रेमी के हैं। रक्षाबंधन नाटक है, उनका कहानी नहीं है यहाँ, पहले हमने कहानी में भी रक्षाबंधन पढ़ी थी, तो वो मत देख लेना। रक्षाबंधन नाटक है। 48वां प्रश्न है हमारा, तो यहाँ पर जो है वो बी सिंदूर की होली इनकी नहीं है, बी आएगा। इनमें से कौन से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया? हरिकृष्ण प्रेमी थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। रानी कर्मवती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है? रक्षाबंधन, जैसे कि राखी का नाम है तो रक्षाबंधन आ गया यहाँ पे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में रोलेट एक्ट को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया? यानी कि किस नाटक में इन दोनों चीजों को दर्शाया गया है? तो सन्यासी नाटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी हमारा। सन्यासी नाटक में विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषयों को लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में प्रस्तुत किया गया है? अब आप इनके सारी चीजों को देखो तो सिंदूर की होली, सिंदूर जो है वो विवाह से संबंधित है, तो सिंदूर की होली, डी आएगा यहाँ पे। 53वां छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड एवं नेताओं की स्वार्थपरता को किस नाटककार ने अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाया? यानी कि जो हमारा तंत्र था उस भ्रष्ट तंत्र की उल्लेख कहीं ना कहीं अपने नाटकों में किया। तो सेठ गोविंद दास इस प्रकार के नाटककार थे जिन्होंने भ्रष्ट तंत्र के बारे में अपने नाटकों में उजागर किया। शशि गुप्त, हर्ष, कर्तव्य तथा शेरशाह नाटकों की रचना इनमें से किसने की? 54वां प्रश्न हमारा, तो सेठ गोविंद दास की रचनाएं हैं सारे। शशि गुप्त, कर्तव्य, शेरशाह है नाटक सेठ गोविंद दास ने लिखे। अंजो दीदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी अंजो दीदी वाला भी कई बार आता है। ये भी अंजो दीदी किसकी प्रसिद्ध नाट्य करती है, यानी कि किसने लिखा है अंजो दीदी? तो उपेंद्र नाथ अश्क का है, ये ए आएगा। इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अश्क का है? यानी कि अश्क का है छठा बेटा, अंधी गली, उड़ान, उपयुक्त छवि। अब यहाँ पर जब उपयुक्त छवि आ गया तो ये डी आएगा, सारे उनके हैं। उसके बाद है पुत्रों की स्वार्थपरता को कथानक का आधार बनाकर लिखा गया छठा बेटा किस नाटककार का है? अभी तो हमने पढ़ा है ये किसका है, इससे ऊपर ही करके आए हैं। यहाँ थोड़ा सा प्रश्न दूसरे ढंग से पूछ लिया बस। उपेंद्र नाथ अश्क जी का। बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्तिपथ किस नाटककार का है? एक तो आप ये ध्यान देना है कि बुद्ध के मुक्तिपथ जो है वो किसके जीवन पर आधारित है? महात्मा बुद्ध के चरित्र पर आधारित है मुक्तिपथ। और किसने लिखा है? ये उदय शंकर भट्ट ने लिखा है। प्रियदर्शी अशोक, सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना इसमें से किसने की? सम्राट अशोक नामक नाटक दशरथ ओझा का लिखा हुआ है, सी आएगा यहाँ पे।
उसके बाद 61वां प्रश्न, युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचयिता, ये भी इंपॉर्टेंट है। युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचयिता कौन है, किसने लिखा है? सी विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। पीढ़ीगत संघर्ष की व्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में है? पीढ़ीगत समझते हो आप, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच जो विचारों का संघर्ष है, युगे युगे क्रांति। युग युग मतलब एक युग दूसरा युग, और पीढ़ी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, तो इसको इस तरह जोड़ के आप याद कर सकते हो। उसके बाद अगला है हमारा 63वां कोणार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। 63वां प्रश्न भी हमारा, कोणार्क नाटक के रचयिता का नाम बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है पेपर में। जगदीश चंद्र माथुर का है कोणार्क। प्रसादोत्तर नाटकों का प्रारंभ कब से माना जाता है, यानी कि प्रसाद के बाद नाटक कब से शुरू हुए? हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था, अगर आपने देखा हो तो 1936 के बाद के जो नाटक है वो प्रसादोत्तर माने जाते हैं। प्रभुसत्ता संपन्न शासक एवं गरीब शिल्पी की संघर्ष कथा इनमें से किस नाटक की विषय वस्तु है, यानी कि शोषक और शोषित वर्ग वाली बात आ गई हमारी, तो किस नाटक में है? कोणार्क में है। कोणार्क में किस प्रकार शासन वर्ग ने मजदूरों का दमन किया, वो सारा कुछ उसमें दिखाया है। शारदिया नाटक के रचयिता का नाम बताइए, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। 66वां प्रश्न भी हमारा, शारदिया नाटक के रचयिता कौन है, यानी कि किसने लिखा है? तो इसका उत्तर हमारा रहेगा जगदीश चंद्र माथुर। सी इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है, यानी कि एक इसमें से नाटक है जो मोहन राकेश ने आधे अधूरे उनका नाटक है, ये आएगा 67वें का। फिर उसके बाद 69 हमारा, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता का नाम बताइए। आषाढ़ का एक दिन भी मोहन राकेश ने लिखा है, बी आएगा इसका 69 का। उसके बाद है हमारा 17वां प्रश्न, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है, यानी कि महाकवि कालिदास के बारे में उन्होंने बताया, ये आषाढ़ का एक दिन है, उनके जीवन के बारे में। उसके बाद अगला है, नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर मुंडित मस्तक लेकर जब घर आता है तब सुंदरी का अहम चूर चूर हो जाता है, यह कथन किस नाटक के संदर्भ में है, यानी कि किस नाटक में इस प्रकार की बात कही गई है? 71। इसका उत्तर हमारा आएगा लहरों के राजहंस, सी है। लहरों के राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक है, यानी कि नंद किसका प्रतिनिधित्व करता है? 72वां प्रश्न हमारा, ए संशयशील मानव का प्रतीक है वो, ए आएगा। मादा कैक्टस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अगला भी हमारा मादा कैक्टस वाला प्रश्न जो है ये। मादा कैक्टस के रचयिता का नाटककार का नाम बताइए, यानी कि मादा कैक्टस किसने लिखा? लक्ष्मी नारायण लाल का है मादा कैक्टस, बी आएगा इसमें। अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर कौन सी नाट्य कृति लिखी गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 74वां भी हमारा, बी अंधा युग जो है वो अश्वत्थामा को लेकर लिखी गई थी। एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता का नाम बताइए। 75 का उत्तर रहेगा हमारा डी शंकर शेष है इसके रचयिता। और मिस्टर अभिमन्यु किस नाट्यकार की नाट्य कृति है? मिस्टर अभिमन्यु नाटक रचना लक्ष्मी नारायण लाल की है, सी आएगा। रस गंधर्व एवं बुलबुल सराय नामक नाट्य कृतियों की रचना किसने की है? ये दोनों नाट्य कृति हमारी मणि मनोधर की है, ये आएगा। अब यह रस इस प्रकार जोड़ना है, जैसे रस गंधर्व बुलबुल सराय मणि मधुकर इनके नाम से जोड़ लो, जिस तरह भी मणि रस आनंद बुलबुल सराय मधुकर मणि सराय में मिलती है, इस प्रकार कर करके एक दूसरे के साथ जोड़ के ही आप याद रख सकते हो। 79 कबीरा खड़ा बाजार में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 79 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 70 कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता का नाम बताइए, यानी कि किसने लिखा? भीष्म साहनी का है, ये बहुत ही चर्चित नाटक रहा इनका। घंटियां गूंजती है नाटक के रचयिता का नाम बताइए। घंटियों वाले कई इस प्रकार के लिखे हैं, शिव प्रसाद अलग अलग ने, एक सर्वेश्वर दयाल का भी है इस प्रकार का नाटक, लेकिन घंटियां गूंजती है शिव प्रसाद सिंह का है, ये डी आएगा। पेपर वेट ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, पेपर वेट नाटक के रचनाकार बताइए। रमेश बख्शी ने लिखा है पेपर वेट, ये आएगा। ये आधुनिक नाटककार है हमारे, प्रसादोत्तर नाटककार जिन्होंने लिखे हैं। बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना किसने की थी? 82। बकरी किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। भों भों खो खो बकरी, ये सारे इनके हैं। इनमें से ज्ञानोदय का नाटक कौन सा है? ज्ञानदेव का नाटक कौन सा है? 83। तो ज्ञानदेव नेफा की एक शाम, सी है ज्ञानदेव का नाटक। उसे अंधेर नगरी नाटक की रचना कब हुई थी, यानी कि कब लिखा गया था अंधेर नगरी? 84वां हमारा इसका 1881 में लिखा गया था, बी आएगा। भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक रात में किस नाट्य कृति, यानी कि एक रात में उन्होंने पूरा नाटक लिख दिया था। 85वां हमारा अंधेर नगरी, सी आएगा। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है, यानी कि किस समय चंद्रगुप्त लिखा गया? 86 हमारा 1931 में लिखा गया, बी इसका उत्तर है। कौन सा स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है?
यानी कि यहाँ पर 4 दी गई है स्त्रियाँ, जिसमें 3 तो चंद्रगुप्त की है और 1 चंद्रगुप्त की नहीं है। तो विजया जो है वो चंद्रगुप्त की नहीं है, सुहासिनी, अलका और कल्याणी तीनों चंद्रगुप्त की है। प्रसाद के किस नाटक में राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति का संदेश है? प्रसाद के, वैसे तो ऐतिहासिक नाटक है प्रसाद के सारे, लेकिन राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश अरुणय मधुमेह देश हमारा, जिसमें यह गीत गाया गया, चंद्रगुप्त के है। युद्ध में मर्यादाएं टूट जाती है, विवेक पराजित होता है और अंधेपन की विजय होती है। यह कथन किस नाटक के संदर्भ में है? आपने थोड़ा सा भी अगर इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता लग जाएगा किसका है, अंधा युग का है। उसके बाद कौन सा पात्र अंधा युग में नहीं है? यानी कि यहाँ के हमारे 3 पात्र तो अंधा युग में है और 1 नहीं है। युयुत्सु है, गांधारी अवस्था में भी है, भीष्म पितामह नहीं है उसमें। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आधुनिक युग में किसकी याद दिलाता है? यानी कि वो महाभारत, अंधा युग जो है वो महाभारत के समय का नहीं है, महाभारत के बाद का है, जो बच गए थे लोग उनके बाद का है, तो इसलिए भीष्म पितामह उसमें नहीं है। इक्यानवां हमारा है अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आधुनिक युग में किसकी, परमाणु अस्त्रों की विध्वंसता की जो है याद दिलाता है। अंधा युग में कुल कितने अंक है, कितने अंगों में बटा हुआ है अंधा युग? तो इसमें 5 अंक है अंधा युग। कौन सा नाटक रंगमंच की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है? ये चारों अगर देखें तो इनमें से देखना है हमें कौन सा उपयुक्त है। 93वां प्रश्न, अंधा ये स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त में बहुत ज्यादा पात्र है, तो उनके देखते हुए अंधा युग। पात्र तो इसमें भी है लेकिन उसमें साजो सामान इतना नहीं इकट्ठा करना पड़ता। महेंद्र नाथ और सावित्री किस नाटक के पात्र है? आपको याद आया हो थोड़ा बहुत अपना अम्मे का पढ़ा हुआ, तो ये जो है महेंद्र नाथ और सावित्री आधे अधूरे मोहन राकेश का है। आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष में की थी? 69 में की थी उन्होंने। उसके बाद है अगला हमारा, नाटक जारी है रचना किस विधा की है? यानी कि नाटक जारी है क्या आता है? नाटक है, कविता है, निबंध है, उपन्यास है, क्या है? तो ये कविता है, एक नाटक जारी है, सी आएगा 96 का। 97, मुझे चांद चाहिए किस विधा की करती है? मुझे चांद चाहिए ये 97% हमारा इसका है, उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, डी। अंडे के छिलके किसका एकांकी संकलन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंडे के छिलके, कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है ये। 98वां प्रश्न हमारा किसका है? ये मोहन राकेश का है। दीपदान एवं बादल की मृत्यु नामक संकलन किस एकांकीकार के है? दीपदान और बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा ने लिखी। कुछ हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी बादल की मृत्यु को ही पहला एकांकी मानते हैं, तो दीपदान और बादल की मृत्यु को राम कुमार वर्मा की है। उसके बाद हमारे प्रकाश और परछाइयां किस एकांकीकार की रचना है? यानी कि प्रकाश और परछाइयां किसने लिखी? ये विष्णु प्रभाकर ने लिखी है, प्रकाश और परछाइयां। इनमें से चिरंजीत किस विधा से जुड़े हुए कृतिकार है? यानी कि चिरंजीत ने इनमें से क्या लिखा है? एकांकी लिखे हैं चिरंजीत ने। उसके बाद अगला हमारा, चतुर्भुज महास्य किस विधा की रचना है? यानी कि चतुर्भुज महास्य किस विधा में लिखा गया है? एकांकी है चतुर्भुज महास्य। मुझे जीने दो के रचयिता का नाम बताइए। मुझे जीने दो की रचना जो है रेवती शरण वर्मा की है। इनमें से कौन सा एकांकी सत्येंद्र शरद का है? यानी कि सत्येंद्र शरद ने लिखा है कौन सा एकांकी? तो सोहदा आएगा, बी आएगा इसका 104 का। और 105, लक्ष्मी का स्वागत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लक्ष्मी का स्वागत, किस एकांकीकार की रचना है? तो ये लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखी है। उसके बाद है हमारा, कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? यानी कि कबूतर खाना किसने लिखा? जगदीश चंद्र माथुर का। प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना कौन सी है? 107वां प्रश्न हमारा, विजय किसकी है? सी आएगा इसका उत्तर। 108वां, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, इनमें से किस एकांकीकार की रचना है? यानी कि किसने लिखी है ऊंचा पर्वत गहरा सागर? तो ये विष्णु प्रभाकर की है, बी। कौन सी कृति उपेंद्र नाथ अश्क की नहीं है? 4 दी गई है, एक अश्क की नहीं है, तो क्रांतिकारी इनकी नहीं है, सी आएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कृति इनमें से कौन सी है? धूम शिखा, मान मंदिर, कौमुदी महोत्सव, प्रकाश और परछाई। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की इसमें कौमुदी महोत्सव है, सी आएगा 110 का सी। उसके बाद 111वां प्रश्न है हमारा, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? यानी कि इनमें से 3 मोहन राकेश की और 1 मोहन राकेश की नहीं है। चतुष्पद जो है वो मोहन राकेश की नहीं है। अंडे के छिलके, कर्फ्यू और सिपाही की मां मोहन राकेश के एकांकी है। उसके बाद, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होने से किस में बाधा पड़ती है? अभिनेता और रंगमंच में बाधा, देशकाल, वातावरण, संवाद, योजना, उद्देश्य, विधान। यदि आप देखो तो अगर जितने ज्यादा लोग होंगे तो उतना ज्यादा साजा सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, तो अभिनेता एवं रंगमंच की दृष्टि से उसमें सबसे बड़ी बाधा आती है। भरतमुनि ने कितने प्रकार के नाटक मंडपों का विधान किया है? भरतमुनि जो हमारे आचार्य थे, हम पाश्चात्य और हिंदू काव्य शास्त्र की बात करते हैं, तो जो भारतीय काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो भरतमुनि जी को भी पढ़ते हैं, जिन्होंने रस सिद्धांत
सिद्धांत दिया था। 113वां प्रश्न हमारा। तो इन्होंने 3 प्रकार के जो है नाट्य मंडपों की बात की है। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले भाग पर होता है उसका नाम क्या है। तो जो 114वां प्रश्न हमारा, इसका उत्तर है रंग शीर्ष कहते हैं उसको। सुच्चे कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितने लोग होने चाहिए। 115वां है हमारा उत्तर। तो इसमें 5 होने चाहिए भरतमुनि के अनुसार। 1969 में मोहन राकेश की कौन सी कृति प्रकाशित हुई थी। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, अगर आपने पहले थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो 1969 में आधे अधूरे थी। अश्वत्थामा का अर्ध सत्य किस नाट्य का अंश है। आपने ये भी हमने थोड़ा पहले पढ़ा था, अब ये दूसरे तरीके से पूछा गया है, अंधा युग का आ जाएगा हमारा। बिना दीवारों का घर किसकी नाट्य कृति है। 118वां प्रश्न हमारा, मन्नू भंडारी की है, आधुनिक लेखिका। कौन सा नाटककार मुद्रा राक्षस का नहीं है, यानी कि मुद्रा राक्षस जो है उन्होंने कौन सा नाटक नहीं लिखा। 119वां प्रश्न हमारा, रसगंधर्व उनकी रचना नहीं है। अमरजीवा, तिलचट्टा और फेथफुली, ये तीनों उनके हैं। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद अच्छे से करने पड़ेंगे। मिस्टर अभिमन्यु की मूल समस्या क्या है। मिस्टर अभिमन्यु नाटक है, उसकी मूल समस्या यानी कि किस समस्या का, पूंजीपति व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार। ये पूंजीपति और गरीब उन लोगों का जिक्र है इसमें। भीष्म शाहिनी की नाट्य कृति कौन सी है। पेपर वेट, कबीरा खड़ा बाजार में, ये नाट्य कृति है भीष्म शाहिनी की। उसके बाद इस तरह हमारे 121 प्रश्न थे ये नाटक और एकांकी से संबंधित, जिसको उम्मीद है कि आपने बड़े देखा होगा और समझा होगा। तो इस प्रकार देखते रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर पसंद आई तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें, और नए जो हमारे बंधु हैं वो इसको सब्सक्राइब करें और देखते रहिए। और चलिए जल्दी ही हम दूसरी वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।